जय हिंद साथी। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग शिक्षण विधियों के अलग अलग खंडों पे जो बात कर रहे हैं, अलग अलग टेस्टों में हमने प्रत्येक टेस्ट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को शामिल किया है। जैसे आज के इस टेस्ट में हम लोग बात करेंगे शिक्षण विधियों से जुड़े प्रश्नों पर। और गत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं शिक्षण विधियों पर, बहुत श्रेष्ठतम प्रश्न, उन प्रश्नों पे प्लस मेरे द्वारा जो बनाए गए कुछ प्रश्न है। तो जब आप टेस्ट के तौर पे आप उससे ज्वाइन करते हो, उसके व्याख्याओं को जब आप देखते हो, फिर वीडियो सॉल्यूशन आप देखते हो, तो एक कंप्लीट आपका अभ्यास हो जाता है। शिक्षण विधियों से जुड़े कुछ प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं। इन प्रश्नों को एक बार आप चेक कीजिए और इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैंने कहा है कि मैंने आपको बोल दिया था कि हम लोग प्रश्नों को दोनों दृष्टिकोण से करेंगे। चिंतन स्तर के सवाल तो करने ही करने हैं, लेकिन गत वर्षों में जो प्रश्न सीधे सीधे नॉलेज बेस पे आए हैं, यानी कि चिंतन स्तर के नहीं है, जो सूचनात्मक प्रश्न, वो भी हमको करना जरूरी इसलिए है क्योंकि परीक्षा में वो सारे प्रश्न जुड़ते ही है। तो एक बार मैं प्रश्न करता हूं। पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए ह्यूरिस्टिक विधि, प्रायोजना विधि, किंडरगार्टन विधि, आर्मस्ट्रांग विधि। फ्रोबेल, अरस्तू, आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक। यानी कि सीधा सीधा प्रश्न है कि इसमें आपको विधि और उसके प्रतिपादक का पता करना है। तो आप जानते हैं ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो हेनरी आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रतिपादित की, हेनरी आर्मस्ट्रांग के द्वारा। ह्यूरिस्टिक विधि हेनरी आर्मस्ट्रांग के द्वारा, यानी कि ए का आएगा 3। और प्रायोजना विधि विलियम क्लिपैट्रिक के द्वारा विचार दिया गया था, जॉन ड्यूई के द्वारा, सबसे पहले इनके गुरु थे, लेकिन प्रतिपादक माना जाता है क्लिपैट्रिक को। तो बी आएगा 4। और किंडरगार्टन फ्री फ्रोबेल के द्वारा है, किंडरगार्टन फ्री फ्रोबेल के द्वारा। तो सी आएगा 1। और फिर आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग आर्मस्ट्रांग विधि, आर्मस्ट्रांग विधि नहीं है, आगमन विधि है। ये मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये लिखने में त्रुटि हो गई है। अ, आगमन विधि है ये, आगमन विधि। आर्मस्ट्रांग तो स्वयं प्रतिपादक है। तो आगमन विधि और आगमन विधि के प्रतिपादक आपको पता है, आगमन विधि के प्रतिपादक है। तो डी आएगा आपका 4। तो सही प्रश्न आएगा 3 4 1 2। मैंने 4 लिख दिया गलती से, ट्रू। 3 4 1 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। करेक्ट विकल्प होगा आपका सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। और ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक विधि और उसके प्रतिपादक जब आपको पता होते हैं, इस प्रश्न में कोई चिंतन की बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में सुमेलित करने वाले प्रश्नों को वैसे भी मैं बोलता हूं कि एक प्रश्न 4 4 प्रश्नों के बराबर होता है, यानी कि 4 अलग अलग प्रतिपादक पूछ रहे, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है। शिक्षण विधियां जब हम पढ़ते हैं तो शिक्षण विधियां की विशेषताएं क्या होती है, ये उससे पहले खंड हमको देखना होता है। क्योंकि अच्छी शिक्षण विधि वो होती है जिसके अंदर कुछ विशेषताएं हो, जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम हो, विद्यार्थियों को क्रियाशील अधिगम की ओर प्रेरित करती हो, मनोवैज्ञानिक हो, बालकों के चिंतन तर्क का विकास करती हो, सामाजिकता का, अनुशासनात्मक उसका वो करती हो, विकास करती हो, व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास करते, ऐसे कई सारे। तो शिक्षक केंद्रित हो, एक विशेषता नहीं है। तो प्रश्न पूछ रहा है विशेषता नहीं है, इसका मतलब 3 विशेषताएं हैं। शिक्षक केंद्रित हो, ये हमको गड़बड़ दिख रहा है, इस पर हम बात करेंगे। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम हो, बिल्कुल ये एक विशेषता होती है। व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास करती है, 100% एक विशेषता होती है। और बालकों की रुचियों, क्षमता, मूल प्रवृत्ति के अनुरूप, बिल्कुल 100%। इसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक विधि, जो बालकों की रुचियों, क्षमता, मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप होती है। तो सही विकल्प होगा शिक्षक केंद्रित हो। ये एक विशेषता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा विधि जो होती है वो विद्यार्थी केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित उसको होना चाहिए। तो ये विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, तो ये एक विशेषता नहीं है, क्लियर है, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक केंद्रित विधियों को हम बोलते हैं प्रभुत्ववादी विधियां, जहां पे शिक्षक प्रक्रिया के केंद्र में होता है, संपूर्ण नियंत्रण शिक्षक का होता है। ऐसी विधियों को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, वहां पे विद्यार्थी स्वतंत्र अनुक्रियाएं नहीं कर पाते हैं। तो ये विद्यार्थी शिक्षक केंद्र, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ये प्रश्न को थोड़ा सा आपको ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखना है। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि, इनमें से कोई नहीं।
ध्यान रखो, ये जो जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमको टिक करना है विश्लेषण विधि को। और ये प्रश्न परीक्षा में आया था, किसी परीक्षा में ये विद्यार्थी ने जब मुझे पूछा तो बड़ी अच्छी बात ये पूछी कि सर यहाँ विषय, चूंकि अब प्रोजेक्ट और प्रदर्शन विधि जो है ये थोड़ी सी एक इस प्रकार की विधियां हैं जिसके लिए आपको संसाधन की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है, समय की जरूरत है। लेकिन आप जब कक्षा में अंकगणित शिक्षण कराते हैं तो सीधे सीधे आपको ऐसी विधियां प्रयोग में लानी होती है जो व्यवहारिक तौर पर मानी जाती है, जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, ये सामान्यतः विश्लेषण विधि है। तो इन विधियों में से विश्लेषण विधि, तो बच्चों ने पूछा कि सर अगर विश्लेषण की जगह आगमन होता तो आगमन को टिक करते, अगर निगमन होता तो निगमन को टिक करते। यहां पर कोई भी विकल्प हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन और प्रोजेक्ट को हम एक उस रूप में लेंगे जिन विधियों को प्रयुक्त करने के लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता होती है। अंकगणित आपको पढ़ाना होता है सैद्धांतिक तौर पर, एंड दैट्स व्हाई विश्लेषण विधि इन विकल्पों में से सही है। इसकी जगह आगमन हो, निगमन हो तो भी उत्तर वही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? बालकों में संकल्पनात्मक कमी है, यानी कि उनके जो कॉन्सेप्ट का जो बेस है, अवधारणा जो है, अवधारणा उनकी ज्यादा स्पष्ट नहीं है, संकल्पना स्पष्ट नहीं है। इनमें से कौन सी रणनीति ज्यादा उपयोग में आएगी? अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना बहुत अच्छी एक रणनीति है, इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। नियमित गृह कार्य देना, ये नहीं हो सकता है। नियमित गृह कार्य देने से अवधारणा संकल्पना की जो समझ में कमी है वो पूरी नहीं होगी। प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, ये कुछ सीमा तक ठीक है लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, ये भी नहीं है। श्रेष्ठ विकल्प है अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। अब ये समझा जाएगा कि अवधारणा मानचित्रण क्या होता है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट किसी भी विषय का बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उस अवधारणा को हम खंड खंड करके समझाते हैं और वहां पे एक अवधारणा मानचित्रण का प्रयोग करते हैं कि वो अवधारणा, उससे जुड़े जो पहलू है वो ये फिर उनमें से अगर कोई और शाखा निकल रही है, ये जो पूरा आप एक मैपिंग करते हैं उस अवधारणा के अलग अलग पार्ट पर, अलग अलग खंडों पे जब आप अच्छे से चर्चा करते हैं, वो पूरा एक मानचित्रण जो होता है वो बच्चों की संकल्पना को समझने में जो कमी है, रिक्ति है, उसको दूर करेगा। तो श्रेष्ठतम विकल्प है अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। ये इस संकल्पनात्मक कमी को दूर करने का श्रेष्ठतम साधन है इन विकल्पों में, चारों विकल्पों में। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सीटेट में वो प्रश्न है, कक्षा 7 के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वर्ग को 4 सर्वांग सम आयतों में, एक वर्ग है उसको 4 सर्वांग सम आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत का परिमाप है 40 इकाई। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है? ऐसे एक प्रश्न किया है, यानी कि एक वर्ग है उसको 4 सर्वांग सम आयतों में विभाजित किया है और प्रत्येक जो आयत है उसका परिमाप 40 इकाई है, तो पूरे वर्ग का परिमाप क्या हुआ? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए, इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है, यानी कि बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या संकल्पना आनी चाहिए। ए, आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के परिमाप से काम चल जाएगा। समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण से काम चलेगा। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल, वर्ग और आयत के परिमाप और आयत की परिभाषा, क्या इससे काम चलेगा? देखो ये जो विकल्प है, ये विकल्प इससे ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि इससे ज्यादा व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्रॉस करेंगे। और समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण, ये भी बीजगणितीय समीकरण वाला विकल्प भी सशक्त नहीं है। ये वाला विकल्प इसलिए इसकी तुलना में ये ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब आपको सोचना है, चौथा विकल्प देखेंगे, वर्ग, आयत, सर्वांग सम, परिमाप आदि शब्दावली के अर्थ बच्चे को समझाए जाए। और आपको पता है कि इसमें ये जो सर्वांग सम है, चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि 4 सर्वांग सम आयतों में विभाजित किया जाता है और इस तीसरे विकल्प में सर्वांग समता को परिभाषित नहीं किया गया है। बच्चा जब तक सर्वांग समता की अवधारणा को नहीं समझेगा तब तक वो इस प्रश्न को गड़बड़ करेगा। तो इस समस्या का हल ज्ञात करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है। बच्चे को कौन कौन सी गणित की संकल्पना आनी चाहिए? उसको वर्ग का पता होना चाहिए, वर्ग क्या होता है, आयत का पता होना चाहिए, सर्वांग समता का पता होना चाहिए, परिमाप का पता होना चाहिए, इन सारी शब्दावलियों के अर्थ पता होने चाहिए। हालांकि ये तीसरा विकल्प सही था, बड़ा था, लेकिन इसमें चूंकि सर्वांग समता को बच्चों मेंशन नहीं किया है और बच्चों को सर्वांग समता समझाना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई इसका चौथा विकल्प श्रेष्ठतम है। ये बड़ा बारीक प्रश्न होता है, ऐसी जगह आपको निर्णय लेना होता है। अगला प्रश्न है, अभ्यास शिक्षण में सहयोग करता है। अभ्यास जो कराया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में, वो किसमें सहयोग करता है? अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने में, समस्या की हल की समझ बढ़ाने में, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में और किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने में। और देखो ये प्रश्न ऐसा अद्भुत प्रश्न है कि जब आप इस प्रश्न को देखोगे, अभ्यास कार्य के महत्व को पूछा जा रहा है, तो अद्भुत ये इसलिए कि इसके चारों विकल्प सही है। इस प्रश्न के चार विकल्प गलत नहीं है।
अभ्यास का अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने में कहीं ना कहीं यूज होता है, कम या ज्यादा। समस्या के हल की समझ बढ़ती है, कम या ज्यादा अभ्यास करेगा तो। सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में ये भी होता है, और ये तो अभी बताएंगे, यही सही उत्तर है। किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने में, यानी कि कोई समस्या है उसको हल शीघ्र तरीके से करना है, अभ्यास आपको परफेक्ट बनाता है। श्रेष्ठतम विकल्प होगा इन चारों। चारों विकल्प किसी न किसी सीमा तक ठीक है, लेकिन श्रेष्ठतम विकल्प है जो सैद्धांतिक ज्ञान लिया है, अभ्यास करेगा बच्चा तो उस ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास होगा। और ध्यान रखो, अभ्यास कार्य जो होता है गणित में, उसका सबसे बड़ा उपयोग होता है वो अपने प्राप्त किए गए, सीखे गए, समझे गए ज्ञान का व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग करने की क्षमता उसके अंदर आए। ये अभ्यास कार्य का सबसे बड़ा महत्व होता है। बाकी तो अभ्यास कार्य आपको शीघ्रता, कुशलता से गणनाएं कराना सिखाता है, आत्मविश्वास की वृद्धि कराता है, बालकों में गणित विषय के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो अगर नकारात्मक है तो अभ्यास उसको सकारात्मकता में लेके जाता है। तो ऐसे कई सारे गुण अभ्यास कार्य से जुड़े हैं, लेकिन अभ्यास कार्य का जो सबसे बड़ा गुण है वो होता है सीखे गए, समझे गए ज्ञान का व्यवहारिक परिस्थिति में उपयोग करे बच्चा। तो सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास, ये श्रेष्ठतम विकल्प है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक गणित का महत्व। क्रियात्मक गणित, और क्रियात्मक गणित जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव हो, स्वयं करके सीखना हो और अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना हो, और उपयुक्त सभी। क्रियात्मक गणित जिसमें बच्चा करके सीखेगा, करके सीखेगा, स्वयं करके सीखेगा। प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखने में होते ही होते हैं, स्वयं करके सीखना होते ही होता है, और अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी होना, ये 100% फिर बाई प्रोडक्ट आएगा। जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा, जब बच्चा प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखेगा तो अवधारणाएं निश्चित तौर पर स्पष्ट और स्थायी समझ उसकी बनेगी। श्रेष्ठतम विकल्प है उपयुक्त सभी। ये आपके क्रियात्मक गणित के, यानी कि करके सीखने वाला जो गणित है, उससे आपको बच्चों के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी। 8वां प्रश्न है कक्षा 5 के विद्यार्थी, अच्छा प्रश्न है, ये भी सीटेट का वो प्रश्न है। समस्या 1/2 प्लस 2/7 को सही तरीके से हल कर सकते, 1/2 भागन तो 2/7 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। अब देखो प्रश्न, बच्चों को अगर गणितीय समस्या के तौर पे ये प्रश्न दिया जाता है कि 1/2 भागंत 1/7, अगर ये करने को दिया जाता है तो बच्चे इस भाग को तो कर लेते हैं, यानी कि गणितीय हल के तौर पे वो समस्या हल कर लेते हैं। लेकिन जब उनसे एक इबारत वाला प्रश्न, सैद्धांतिक भाषाई प्रश्न जब पूछा जाता है इसी भिन्न की अवधारणा पर कि आधे केक में, यानी कि 1/2 केक में, 1/2 केक में 1/3 केक के कितने टुकड़े हैं, तो 1/3 केक के कितने टुकड़े हैं, ये बच्चों को ऐसे करना चाहिए, लेकिन बच्चा कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो प्रश्न भाषाई है। इसका कारण क्या है? ये बच्चा सवाल के तौर पे दिया जा रहा है तो कर पा रहा है, लेकिन इसी काम को जब एक भाषा के तौर पे दिया जा रहा है तो काम वही करना था, उसको 1/2 में 1/3 का भाग लगाना था, लेकिन बच्चा ये नहीं कर पा रहा है। इसका कारण क्या होता है? भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है, बहुत अच्छा विकल्प है। विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है, ये भी विचार योग्य है। विद्यार्थियों को भाषा विकास बहुत खराब है, ये बिल्कुल हटाने वाला विकल्प है। समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की, ये भी हटाने वाला विकल्प है, कक्षा 5 की समस्या है। मैं आपसे कई बार कहता हूं कि जब आपको सही उत्तर सटीक पता नहीं होता है तो ये तय किया करो कि कौन से उत्तर हटाने लायक है, और इसमें ये 2 विकल्प जो है हटाने लायक हैं। और जब आप ये सक्षम हो जाते हो कि हटाने लायक कौन से हैं, तो फिर बच्चे जो 2 होते हैं ना, उनमें से फिर आप मजबूती से एक का चयन कर सकते हो। और देखो करेंगे हम कि भिन्नों में वो इस भाग की क्रिया को करने में सक्षम है, लेकिन आधे केक में कितने 1/3 केक होंगे वो ये नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। उसका कारण क्या है? भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा जब समझाई जाती है ना, भिन्न समझाई जाती है संदर्भ के साथ, तो संदर्भ के साथ समझाई जाती है, बच्चों को बताया जाता है कि ये जो प्रत्येक भाग होता है ना, ये 1/3 होता है। जब आप बच्चों को समझाते हैं ना तो आपको बताते हो कि ये प्रत्येक भाग जो होता है ये 1/2 होता है। तो 1/2 में 1/3 के कितने भाग आएंगे, संदर्भ के साथ जब पढ़ाई जाती है और भाषा के साथ पढ़ाई जाती है तो बच्चा समझता है। विद्यार्थी इन 2 समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है, ये थोड़ा सा जटिल विकल्प है। श्रेष्ठतम विकल्प है भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भ के बच्चों को पढ़ाई गई है, बिना भाषा सहायता के पढ़ाई गई है। भाषा सहायता होती है जब आप भिन्न समझाते हो, तो मुझे 1/2 भिन्न समझानी है तो मैं बच्चों को बोलूंगा कि बच्चों एक रोटी है, उस रोटी को आप बिल्कुल बीच में से आधा आधा कर दीजिए, बराबर मोड़ करके
वो जो रोटी का टुकड़ा जो आएगा वो आधा है। अगर आप उसके 4 फिर आधे आधे के फिर बराबर से दो दो टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक जो टुकड़ा आएगा वो 1/4 के बराबर है। इस प्रकार से आप बच्चों को भाषा सहायता के साथ समझाते हैं। तो भिन्नों पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण भाषा सहायता के पढ़ेंगे, ये इसका श्रेष्ठतम विकल्प है। गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, ये गणित के लिए कहा जाता है। क्योंकि अब कारण बताएं, क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, बिल्कुल सही विकल्प है। गणित शिक्षण जो होता है वो व्यवहारिक तौर पर होता है, दैनिक जीवन में गणित की अनेक समस्या होती है उनसे कनेक्ट करके होता है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं, निश्चित तौर पर होती है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर। गणित शिक्षण में गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, बिल्कुल करता है, ये भी करता है। उपरोक्त सभी इसका श्रेष्ठतम विकल्प है, उपरोक्त सभी इसका श्रेष्ठतम विकल्प है। तो गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए आवश्यक है, ये तीनों चीजें उस समाज में जीने से जुड़ी हैं इसलिए। और ये 10वां प्रश्न है इस टेस्ट का, लास्ट प्रश्न। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, डेटा का संग्रह करना, डेटा की व्याख्या करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, यानी कि डेटा की व्याख्या, परिकल्पना की निर्माण, परिकल्पना की परीक्षण सब इसमें निहित है। और सामान्यीकरण करना यानी कि निष्कर्ष निकालना। ये कार्य प्रणालियां किसकी हैं? परिचर्चा में चरण की, समस्या समाधान की, परियोजना प्रोजेक्ट विधि की या पर्यवेक्षित अध्ययन की। हमको पता है कि पर्यवेक्षित अध्ययन में ये सारे चरण नहीं होते हैं। परियोजना प्रोजेक्ट विधि में कुछ इससे मिलते जुलते चरण होते हैं, लेकिन ये जो परिकल्पना शब्द का प्रयोग है, परिकल्पना का परीक्षण, ये सारा का सारा समस्या समाधान विधि से जुड़ा होता है। ये सारे समस्या समाधान विधि के सोपान है, ये सब समस्या समाधान विधि के सोपान है। और जहां मैंने समस्या समाधान विधि बताई है बच्चों को, वहां अच्छे से मैंने इस बात को बच्चों को पढ़ाया है, बताया है। तो समस्या समाधान विधि के चरणों में समस्या की उपस्थिति होती है, समस्या को परिभाषित किया जाता है, उपस्थिति को परिभाषित किया जाता है, समस्या का विश्लेषण होता है, समस्या के समाधान से जुड़े आंकड़ों का, डेटा का संग्रह होता है। यहाँ पर डेटा लिख दिया है, वहां पे मैंने लिखा है समस्या समाधान से संबंधित तथ्यों का संग्रह, वो यही चीज है। और उसकी व्याख्या करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और निष्कर्ष प्राप्ति, जिसे सामान्यीकरण किया गया है। अच्छे प्रश्न है विद्यार्थी इस खंड के, और मैं आपसे हमेशा ये उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक खंड के प्रश्नों को आप टेस्ट के तौर पर, व्याख्या के तौर पर, वीडियो सॉल्यूशन के तौर पर जवाब देखते हैं, कंप्लीट आपकी समझ बनती है। ये समझ बनना जरूरी है। मैं 100% आपको आश्वासन देता हूं कि ये सारे खंडों पे, आप शिक्षण विधियों के सारे खंडों पे जब आप टेस्टों का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशन देख लेंगे, व्याख्याएं पढ़ लेंगे, फिर ये पूरा का पूरा जो मेरा जो प्रयास है ये बहुत ज्यादा सार्थक होगा। आपको हर बड़ी से बड़ी मुश्किल परीक्षा के लिए आपकी समझ डेवलप करेगा, आपको तैयार करेगा। फिर से एक नए टेस्ट के साथ मैं उपस्थित होऊंगा आपके सामने, बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे, जम के बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।